ये जैसे ये है हमारा 5 डैश टू 3rd डैश। ये वाला स्टैंड है हमारा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टैंड है 5 डैश। तो एक स्टैंड हमारा 5 डैश है, तो दूसरा इसका जो दूसरा पार्ट होगा, ये इसका नीचे गया, ये हो जाएगा 3rd डैश। एक स्टैंड की डायरेक्शन हो गई 5 डैश टू 3rd डैश, तो दूसरा जो स्टैंड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, 3rd डैश टू 5 डैश। ये 3rd डैश वाला पार्ट है, और ये नीचे वाला इसका जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, 5 डैश। ये कल हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, द्विकुंडलित डीएनए की या डबल हेलिक्स डीएनए की दोनों जो श्रृंखलाएं हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। अब दो श्रृंखलाएं दिख रही है हमको, ये दोनों श्रृंखलाएं किससे बनी हुई है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। फर्स्ट इसका पॉइंट है हमारा, दोनों श्रृंखलाएं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी हुई, द्विकुंडलित डीएनए की दोनों चैन या दोनों श्रृंखलाएं, और एक 5 डैश टू 3rd डैश, दूसरी 3rd डैश टू 5 डैश, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ा था किस तरह से बनते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शुगर, और फिर उसके बाद न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह जुड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन। सेकंड, इन श्रृंखलाओं के बेस का या आधार का निर्माण। श्रृंखला का बेस, बेस हम बोलते हैं जैसे मकान वगैरह बनाते हैं तो नींव जो होती है, तो उस श्रृंखलाओं के बेस या आधार का जो फॉर्मेशन है वो फॉस्फेट और शर्करा के द्वारा किया जाता है। शर्करा प्लस फॉस्फेट, ये इस इन श्रृंखलाओं के क्या बनाती है, बेस। ये जो हमने बना रखा है स्ट्रक्चर, ये बनी हुई है एक तो शुगर से और एक किससे बनी हुई है, फॉस्फेट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बेस को बनाने का काम शुगर और फॉस्फेट करती है, शुगर और फॉस्फेट इनको बनाने का काम करेगी। थर्ड, इन श्रृंखलाओं में अंदर की ओर, थर्ड पॉइंट है इसका, श्रृंखलाओं में अंदर की ओर, अंदर की ओर नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनस क्षार उपस्थित है। ये जो हमको दिखाई दे रही है श्रृंखलाएं, इनमें अंदर की ओर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगी। अब कैसे प्रेजेंट होती है, जैसे इस वाली की हम बात करें, सबसे पहली नाइट्रोजनस बेस है मान लो ए, दूसरी है टी, तीसरी है जी, चौथी सी, तो दोबारा आ गया ए, ये हो गया। इस वाले में बात करें, जी, सी, टी, ए, जी, ये नाइट्रोजनस बेस है। अब ए के साथ हमें पता है हमेशा क्या जुड़ता है, थायमिन। ए के साथ हमेशा थायमिन जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा, जी के साथ सी, सी के साथ जी, और ए के साथ क्या जुड़ेगा, सी। ये बेस मिलेगी। जी के साथ सी प्रेजेंट होगा, सी के साथ जी, टी के साथ ए के साथ टी, और जी के साथ क्या प्रेजेंट होगा, सी, जी के साथ होगा सी। इस तरह से इन श्रृंखलाओं में अंदर की ओर नाइट्रोजनस क्षार प्रेजेंट होती है, प्यूरीन और pyrimidine प्रेजेंट होती है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इन श्रृंखलाओं में अंदर की तरफ क्षार, बेस जो है, आधार जो है वो बनाया शुगर ने और फॉस्फेट ने, अंदर की तरफ इनमें नाइट्रोजनस क्षार, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजनस क्षार पाई जा रही है, इनमें एडेनिन और थायमिन के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे,
जबकि गुएनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ जो हमने ए के साथ टी जो है उसके उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि जी और सी के बीच में मिलेंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ए और टी के बीच में हमारे पास हो गए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सी और ए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी सी वही 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी जी है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, टी ए 2, ए टी में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? क्षारों में एडेनिन और थाइमिन, क्षारों में जो एडेनिन है और थाइमिन है उनके बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बंध प्रेजेंट होते हैं। जबकि गुएनिन व साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड या बंध उपस्थित होते हैं। ए टी के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होंगे, जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस कुंडली की स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्ड का वर्क क्या है? जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंड कुंडली की स्ट्रक्चर को, कुंडली की संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम इन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा किया जाता है। स्टेबिलिटी क्यों प्रोवाइड करेंगे? दो खुले हुए हिस्से थे, उनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो कुंडली है उसकी स्ट्रक्चर को क्या देने का काम करते हैं? स्टेबिलिटी देने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। तो 4 पॉइंट हमारे डबल हेलिक्स इसके मॉडल के हैं। इसके अलावा इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसी में बता देता हूँ। तो देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहे हैं? कुंडली की स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है, 5' टू 3' और 3' टू 5', तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट होगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। 6 पॉइंट इसका, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, स्ट्रैंड को हम रज्जू भी बोल सकते हैं हिंदी में, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, प्रति समानांतर होते हैं। अब ये जो प्रति समानांतर वर्ड है, एंटी पैरेलल, प्रति समानांतर हम क्या बोल सकते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल पाए जा रहे हैं। एंटी पैरेलल वर्ड का मीनिंग है एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन यदि 5' टू 3' है
तो दूसरे स्ट्रैंड का डायरेक्शन थर्ड डैश टू 5 डैश होगा। एक स्टैंड का डायरेक्शन कैसा है, 5 डैश से थर्ड डैश, तो दूसरे स्टैंड का डायरेक्शन कैसा होगा, इसका उल्टा होगा, थर्ड डैश to क्या होगा, 5 डैश उसका पाया जाएगा। एंटी पैरेललिटी का मतलब होता है एक जो है उसकी जगह पर दूसरे तरीके का स्टैंड पाया जाना। इसलिए हम इसको और क्लियर समझने के लिए करें, एक स्टैंड है 5 डैश से थर्ड डैश, दूसरा स्टैंड हो जाएगा हमारा थर्ड डैश टू 5 डैश, थर्ड डैश टू 5 डैश। इस तरह के एक दूसरे के एंटी पैरेलल या प्रति समानांतर रूप से ये पाए जाते हैं, एंटी पैरेलल स्टैंड है। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखें, एक की डायरेक्शन है 5 डैश टू थर्ड डैश, तो दूसरे की डायरेक्शन कौन सी है, थर्ड डैश टू 5 डैश पाई जा रही है, इसे एंटी पैरेलल या प्रति समानांतर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो डीएनए की एक कुंडली है, डीएनए की एक कुंडली या हेलिक्स जो है, कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए की एक कुंडली की लंबाई, एक हेलिक्स की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम पाई जा रही है। यानी 34 एंगस्ट्रॉम का मतलब है ये एक कुंडली स्टार्ट हुई यहाँ से, यहाँ पर ये एक हेलिक्स या कुंडली खत्म हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितने एंगस्ट्रॉम है, 34। एक कुंडली है, फिर नीचे दूसरी कुंडली है स्टार्ट होगी, तो इस तरह से कुंडली है ना, ये एक बार ये चला, यहाँ गया, यहाँ गया, ये एक कुंडली है। तो इस एक कुंडली की जो लेंथ है वो कितने एंगस्ट्रॉम पाई जा रही है, 34 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर है। और एक कुंडली में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। अब यहाँ 10 मिल रहे हैं ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हेलिक्स या कुंडली के अंदर यहाँ पर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। एक कुंडली में यहाँ पर बेस पेयर की संख्या 5 ऊपर है, 5 नीचे है, तो एक कुंडली में बेस पेयर की संख्या कितनी होती है, 10। कुंडली की लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम, और एक कुंडली में, एक कुंडली में या एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर, 4 युग्म उपस्थित होते हैं। एक कुंडली में 10 4 युग्म पाए जाएंगे, जैसे ए टी मिल रहा है, ए टी के साथ जी किसके साथ जुड़ा हुआ है, सी, तो एक इसको बोलते हैं हम बेस पेयर। ये बेस पेयर, एक इस तरह के 10 बेस पेयर एक कुंडली के अंदर उपस्थित होते हैं। अब कुंडली की लेंथ है टोटल 34, जैसे एक ये हेलिक्स बनाया मैंने, इसकी टोटल लेंथ है हमारे पास 34 एंगस्ट्रॉम। टोटल इसके अंदर कितने बेस पेयर पाए जा रहे हैं, 10 बेस पेयर। तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी, यानी ये एक बेस पेयर और ये एक बेस पेयर, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 34 में डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितनी आ जाती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी इसका मीनिंग ये है कि ये जैसे बेस पेयर हमने बनाए, एक बेस पेयर ये हो गया ए टी, उसके बाद नीचे है टी और ए, इस बेस पेयर और इस बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस या दूरी होती है वो कितने एंगस्ट्रॉम होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि पूरी लेंथ 34 है, एक पूरी कुंडली की लेंथ में या हेलिक्स की लेंथ में 10 बेस पेयर पाए जा रहे हैं, तो दो बेस पेयर के बीच की दूरी को निकालने के लिए हमने 34 को किससे डिवाइड कर दिया, 10 से। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका हो गया तुम्हारा, बेस पेयर के मध्य या बेस पेयर के बीच दूरी कितने एंगस्ट्रॉम पाई जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। निकाला कैसे हमने, टोटल जो लेंथ थी उसकी 34 थी, 10 बेस पेयर मिल रहे थे, 34 को 10 से डिवाइड कर दिया, 3.4 एंगस्ट्रॉम लंबाई हो। लास्ट इसका पॉइंट होता है जो डीएनए की कुंडली या हेलिक्स है उसका डायमीटर या व्यास या चौड़ाई भी हम बोल सकते हैं। कुंडली का व्यास या हेलिक्स का जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम होगा।
चौड़ाई जो होती है डीएनए डबल हेलिक्स की वो 20 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो चौड़ाई इसको बोलेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है इसकी वैल्यू कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम इसका क्या पाया जा रहा है, व्यास पाया जा रहा है। और 34 एंगस्ट्रॉम एक डीएनए की हेलिक्स की क्या पाई जाती है, लेंथ या लंबाई में। इसे हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं, वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल भी इसको बोला जाता है। हिंदी में डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल के नाम से इसे जाना जाता है। अब एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। वॉटसन और क्रिक ने दिया था, साइंटिस्ट थे, एक हमने कल पढ़े थे, बिल्किंस और फ्रैंकलिन। उन्होंने एक एक्सरे अध्ययन किया डीएनए की स्ट्रक्चर का, उसके बेस पर इन्होंने इस मॉडल को दिया था। डीएनए में दोनों जो श्रृंखलाएं हैं, दो जो श्रृंखलाएं हमें इसके अंदर दिखाई दे रही है, ये श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है, एक श्रृंखला ये है, दूसरी श्रृंखला ये है। दोनों श्रृंखलाएं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी है। श्रृंखलाओं का बेस या आधार जो है वो कौन बनाता है, शर्करा और फॉस्फेट। डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए है तो राइबोस शुगर। अंदर की ओर नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट होंगी, ये हमको अंदर की ओर नाइट्रोजनी क्षार दिखाई दे रही है। ये अंदर की तरफ प्रेजेंट क्या है, नाइट्रोजनी क्षार है। फिर ए और टी के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये दिख रहे हैं। जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कुंडली की संरचना को, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5' से 3' है, दूसरा होगा 3' से 5'। इसे एंटी पैरेलल बोला जाता है, प्रति समानांतर बोलेंगे। कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है। ये एक हेलिक्स है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है। एक कुंडली में 10 बेस पेयर पाए जा रहे हैं, इसलिए एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसका जो डायमीटर या व्यास होता है वो पाया जाता है 20 एंगस्ट्रॉम। कुंडली का व्यास होगा या डायमीटर होगा। यही वॉटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल कहलाता है, डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद एक सिद्धांत है सेंट्रल डोगमा थ्योरी या सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत, सेंट्रल डोगमा। अब सेंट्रल डोगमा सिद्धांत क्या है, इस थ्योरी को या इस सिद्धांत को देने वाले साइंटिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक। ये थ्योरी या सिद्धांत जिसने बताया उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, फ्रांसिस क्रिक। इस साइंटिस्ट के द्वारा इस थ्योरी को या इस सिद्धांत को बताया गया। अब इसने बताया क्या था कि डीएनए से जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो आरएनए में जाती है, और आरएनए से आनुवंशिक सूचनाएं किसमें जाती है, प्रोटीन में। यानी एक्चुअली हमारी कोशिकाओं में, शरीर में होता क्या है, डीएनए है हमारे पास, डीएनए से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको भेजा जाएगा एमआरएनए में। एमआरएनए उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन्स का। यानी हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल के अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है उसको जिस टाइप का प्रोटीन बनवाना होता है उस मैसेज को भेजता है एमआरएनए। एमआरएनए डीएनए ने जो मैसेज दिया उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, और उस मैसेज के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। फ्रांसिस क्रिक ने बताया डीएनए से आनुवांशिक सूचनाएं, डीएनए से जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है एमआरएनए या आरएनए में जाती है, और आरएनए से ये आनुवांशिक सूचनाएं प्रोटीन में जाती है। या और सिंपल हम बोले, हमारी सेल में डीएनए से आनुवांशिक सूचनाएं एमआरएनए में जाती है, और एमआरएनए इन सूचनाओं के अनुसार कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे सेंट्रल डोगमा सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें क्या है, डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा या डीएनए से सूचनाएं जाएंगी एमआरएनए में, उस प्रोसेस को बोला जाता है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा या डीएनए से सूचनाएं एमआरएनए में जाएगी तो इस प्रोसेस को बोला जाता है
अनुलेखन, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं टीसी से। एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को बोला जाता है अनुवादन, अनुवादन या ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टीएल से। डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन एमआरएनए में जाती है, एमआरएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स में जाती है। इसके अलावा डीएनए के अंदर क्या कैपेबिलिटी पाई जाती है? डीएनए खुद अपना निर्माण कर सकता है, यानी डीएनए में ये विशेषता होती है कि वो अपनी कॉपी बना सकता है, अपना जैसा ही डीएनए बनाने की क्षमता उसमें होती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रतिकृति या रेप्लिकेशन। प्रतिकृति या इसी को क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन। डीएनए के द्वारा अपने जैसा डीएनए बनाने का गुण जो है उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। और ये जो पूरी बातें ये बताने वाला साइंटिस्ट कौन है? फ्रांसिस क्रिक। इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को सेंट्रल डोगमा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ दो तीन वर्ड्स आए। सबसे पहला वर्ड तो हमारे पास है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो टर्म है उसका मतलब है, सिंपल सा हम बोलना चाहें, रेप्लिकेशन या प्रतिकृति क्या होता है? प्रतिकृति वर्ड का मीनिंग है रेप्लिकेशन का डीएनए से किसका बनना? डीएनए का बनना। डीएनए से डीएनए का निर्माण, रेप्लिकेशन या प्रतिकृति। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन का मतलब क्या है? डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होना, ये है ट्रांसक्रिप्शन। तीसरा है टीएल, अनुवादन। डी जो एमआरएनए बना है, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ये अनुवादन कहना है। और इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? फ्रांसिस क्रिक। प्रतिकृति वर्ड का मतलब है डीएनए अपने जैसा डीएनए बनाता है। जैसे ये डीएनए है तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने जैसा ही एक नया क्या बना देगा? डीएनए। पुराना डीएनए और एक क्या बना देगा? ये नए डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। एक डीएनए से दो बन गए। दूसरा, डीएनए जो है, डीएनए है और डीएनए से यदि एमआरएनए बन रहा है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोल दिया ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। एमआरएनए जो बना है वो आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करेगा? प्रोटीन का। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? ट्रांसलेशन या अनुवादन के नाम से इसको जाना जाता है। ये सेंट्रल डॉगमा थ्योरी के नाम से इसको हम जानते हैं। फ्रांसिस क्रिक ने इसको दिया था। अब ये जो सेंट्रल डोगमा है, इसमें क्या होता है? वायरस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। वायरस में सेंट्रल डोगमा विपरीत दिशा में काम करता है। विपरीत दिशा का मतलब है यहाँ पर बन रहा था डीएनए से एमआरएनए, लेकिन वायरस के अंदर क्या होगा? वायरस के अंदर क्या होगा? वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। तो वायरस में आरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा? डीएनए का फॉर्मेशन होगा। यानी यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल डोग्मा में, तो क्या हुआ है? डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बने। लेकिन वायरस में इसका थोड़ा सा अपोजिट प्रोसेस मिलती है। वायरस के अंदर क्या होगा? आरएनए से डीएनए। वायरस में, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल, कुछ वायरस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है ही नहीं है। तो वायरस में आरएनए से डीएनए बनता है, फिर ये डीएनए एमआरएनए को बनाएगा, और फिर ये एमआरएनए किसको बनाता है? प्रोटीन को। तो वायरस में थोड़ा सा सेंट्रल डोग्मा जो थ्योरी है वो उल्टी पाई जाती है, विपरीत दिशा में होता है।
वायरस के अंदर नॉर्मली हमने पढ़ा था सेंट्रल डोगमा में क्या हो रहा था, डीएनए से एम आरएनए बन रहा था, एम आरएनए से क्या बन रहा था, प्रोटीन। लेकिन वायरस में क्या हुआ, जो आरएनए है उससे डीएनए बना और फिर डीएनए ने क्या बनाया, एम आरएनए बनाया। तो वायरस के अंदर ये जो प्रोसेस हो रही है इसे बोला जाता है रिवर्स सेंट्रल डोगमा। ये जो प्रोसेस हमें दिख रही है इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, रिवर्स सेंट्रल डोगमा। ऊपर जो पढ़ा था वो था सेंट्रल डोगमा, ये वाला सेंट्रल डोगमा था, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। वायरस में थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे रिवर्स सेंट्रल डोगमा। यहाँ डीएनए से जो एमआरएनए बन रहा है उसका वही प्रोसेस रहेगा, डीएनए से एमआरएनए बना, इसको तो बोल देंगे हम वही टीसी, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, इसको क्या बोल देंगे, टीएल, अनुवादन। आरएनए से जो डीएनए बना है यानी ट्रांसक्रिप्शन उल्टा हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिवर्स टीसी, रिवर्स टीसी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या उत्क्रमणीय अनुलेखन इसको बोला जाता है। इस रिवर्स टीसी की क्रिया में एक एंजाइम हेल्प करता है, एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम इसके अंदर हेल्प करेगा। तो वायरस में सिंपल सा याद रखना है, थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसेस चलती है जिसे हम रिवर्स सेंट्रल डोगमा के नाम से जानते हैं। इस रिवर्स सेंट्रल डोगमा को बताने वाले साइंटिस्ट थे दो, टैमिन व वाल्टीमोर। इसको बताने वाले साइंटिस्ट हैं टैमिन और बाल्टीमोर। और टैमिन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, इसलिए रिवर्स सेंट्रल डोगमा को हम टैमिनिज्म भी कहते हैं। ये जो प्रोसेस है रिवर्स सेंट्रल डोगमा की, इसे हम फेमिनिज्म के नाम से भी इसे जानते हैं। जनरली ये जो प्रोसेस हमको दिखाई देती है रिवर्स सेंट्रल डोगमा वाली, ये हमें दो तरह के वायरस के अंदर हम इजिली इनको देख सकते हैं। तो रिवर्स सेंट्रल डोगमा है, इसको हम या टेमिनिज्म की प्रोसेस को हम दो वायरस के अंदर देख सकते हैं। पहले वायरस का नाम है HIV, इसमें ये दिखाई देगी क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, HIV में दिखेगी। दूसरा वायरस है HPV, सेकेंड वायरस का नाम है HPV। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स जो करता है। HPV का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो फीमेल के अंदर यूटेरस वाले पार्ट में कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। फीमेल का जो गर्भाशय वाला हिस्सा है उसके अंदर ये कैंसर प्रोड्यूस करने वाला वायरस है HPV। इन वायरस में हम इस रिवर्स सेंट्रल डोगमा को देख सकते हैं। क्यों क्यों देख पाते हैं इनमें, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है या आनुवांशिक जो पदार्थ है वो कौन सा पाया जा रहा है इनके अंदर, आरएनए। इनमें क्या होगा, आरएनए पहले डीएनए को बनाएगा, डीएनए एमआरएनए को बनाएगा, एमआरएनए किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। प्रोसेस को बोला हमने रिवर्स सेंट्रल डोगमा या टेमिनिज्म। एंजाइम जो काम में आता है उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे टैमिन और बाल्टीमोर, इसलिए टैमिन के नाम के बेस पर इसको क्या बोला जाता है, टेमिनिज्म। एग्जाम्पल याद रखने हैं इनके, इनको लिख लेना एक बार, शायद उसके अंदर नोट्स के अंदर नहीं है। तो ये दोनों एग्जाम्पलों का स्क्रीनशॉट ले लेना, HIV और HPV। HIV फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स प्रोड्यूस करता है। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है, यूटेराइन जो कैंसर होता है उसको प्रोड्यूस करने वाला वायरस है। फीमेल के अंदर इनको ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करने का काम करता है। एक सेंट्रल डोगमा है, दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स सेंट्रल डोगमा के नाम से दूसरे को जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमको पढ़नी है वो पढ़ना है आनुवंशिक पदार्थ की खोज या डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
आनुवांशिक पदार्थ की खोज या डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट जो हेडिंग पढ़नी है हमें, आनुवांशिक पदार्थ की खोज। हाँ बोल अंकुश मीना, एक सेकंड अपना। हम्म। अरे ऊपर वाला समझाना एक बार। बता रहा हूँ दोबारा। ऊपर वाले में ये है, ये देखो जो वैसे जनरली क्या हो रहा था अपने पास, सेंट्रल डोगमा तो क्या है, साइंटिस्ट ने बताया, एक फ्रांसिस क्रिक ने, डीएनए से सेल में बनता है एमआरएनए। डीएनए जो है उससे बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। या हम बोले डीएनए से जो आनुवांशिक सूचना एमआरएनए में जाती है, एमआरएनए से प्रोटीन में जाती है। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, डीएनए से डीएनए का बनना उसको बोला हमने रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन। ये तीनों चीजें मैंने बताई। डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन। इस थ्योरी को बोला हमने सेंट्रल डोगमा थ्योरी, फ्रांसिस क्रिक ने दी। और वायरस के अंदर थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में चलता है भाई। यहाँ हो रहा था डीएनए से एमआरएनए बन रहा था, एमआरएनए से क्या बन रहा था, प्रोटीन। इन वायरस में थोड़ा सा उल्टा हो गया। वायरस में क्या हो रहा है, पहले आरएनए से डीएनए बन रहा है, फिर डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, और फिर इस एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। उल्टा हुआ, यहाँ पर रिवर्स हो गया। पहले बन रहा था डीएनए से आरएनए, अब क्या बन रहा है, आरएनए से डीएनए। इसलिए इसको बोला रिवर्स सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा का पार्ट थोड़ा सा उल्टा हुआ, इसलिए रिवर्स सेंट्रल डोगमा। इसमें क्या हुआ, आरएनए से डीएनए बना, इस प्रोसेस को बोल दिया हमने रिवर्स टीसी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उत्क्रमणीय अनुलेखन। फिर डीएनए जो बना है वो एमआरएनए को बनाएगा, टीसी रहेगा, एमआरएनए प्रोटीन को बनाएगा, टीएल रहेगा। इस रिवर्स सेंट्रल डोगमा को बताने वाले साइंटिस्ट थे टैमिन और वाल्टीमोर। इसलिए इसको रिवर्स सेंट्रल डोगमा को क्या बोला हमने, टैमिनिज्म। इसके अंदर जो एंजाइम हेल्प करता है, जैसे डीएनए से एमआरएनए बनेगा ना, तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम आता है। डीएनए से एमआरएनए बनने में ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में आता है। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, तो यहाँ जो एंजाइम काम में आएगा उसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो यहाँ आरएनए से पहले डीएनए बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वायरस का, कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें डीएनए होता ही नहीं है, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, आरएनए है। तो ये जब हमारी कोशिकाओं के अंदर एंटर करेंगे, तो पहले आरएनए से डीएनए बनाएंगे, फिर डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, फिर हमारी बॉडी को इफेक्ट करेंगे। जैसे कोरोना वायरस है, आरएनए वायरस है, बॉडी के अंदर जाकर डीएनए बनाता है, फिर एमआरएनए, फिर प्रोटीन बनाता है। एक एचआईवी एग्जांपल बताया मैंने, इसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। एड्स प्रोड्यूस करता है, एचआईवी वायरस एड्स प्रोड्यूस करेगा। एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये सर्वाइकल कैंसर या यूटेराइन कैंसर प्रोड्यूस करता है, गर्भाशय का कैंसर। फीमेल के अंदर जो गर्भाशय का कैंसर होगा या सर्विक्स वाला पार्ट पाया जाता है, तो उसके अंदर जो कैंसर प्रोड्यूस करने का काम है वो कौन करता है, पैपिलोमा। ये वायरस में क्या हो रहा है, इनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, पहले आरएनए डीएनए बनाता है, एमआरएनए फिर प्रोटीन बनेगा, इसलिए इसको बोला हमने रिवर्स सेंट्रल डोगमा। और किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ लो। आनुवांशिक पदार्थ की खोज को कल स्टार्ट करेंगे कि आनुवांशिक पदार्थ में क्या किस तरह से आनुवांशिक पदार्थ की खोज की गई। यहाँ तक का एक बार पढ़ लेना ढंग से, और टेस्ट वेस्ट में नंबर वंबर कितने आए, सही आए हैं या गलत है, वो देख लेना एक बार। कोई क्वेश्चन नहीं आया हो ना समझ में, तो पूछ लेना टेस्ट में जो पूछा था तुमसे, मैसेज कर देना उसको, नंबर पता ही है मेरा, उस पर कर देना, है ना।